हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के ग्रुप बी मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से लिया गया है। कोरियोलिस फोर्स पढ़ने से पहले हम लोग ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th में पढ़ा था उसके बारे में ज़रा रिकॉल कर लें। याद कीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के लिए जो न्यूटन्स का नियम था वो तीन नियम याद आप होने चाहिए आप लोगों को, जड़त्व का, एक्सेलरेशन का, और उसके एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ। ये तीनों लॉ जो है वैलिड किस फ्रेम के लिए होता है? फ्रेम का मतलब जिसके अंतर्गत, जिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत हम किसी बॉडी को स्टडी करते हैं, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लागू होता था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इनर्शियल मतलब या तो वो रेस्ट पे है या तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। लेकिन जैसे ही वो अगर एक्सेलरेशन, यानी वो कांस्टेंट स्पीड से ना हो के ना ही रेस्ट पे है, वो एक अनइक्वल वेलोसिटी से चल रहा हो, तब वहाँ पे न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। तो उस न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए हमने क्या किया था? एक स्यूडो फोर्स लगाया था। स्यूडो का मतलब झूठा, फिक्सियस, यानी जो एग्जिस्ट नहीं है, जो एक्चुअली में होता नहीं है, तो स्यूडो फोर्स लगाते थे। तो स्यूडो फोर्स कैसे लगाते थे? उसी सिस्टम का मास को लेकर, उसी सिस्टम के एक्सेलरेशन को जिस डायरेक्शन में होता था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मास इंटू एक्सेलरेशन लगाकर दूसरे बॉडी पे लगा देते। इस तरीके से स्यूडो फोर्स लगाते थे। इसी तरीके से जो स्यूडो फोर्स का काम ट्रांसलेशनल मोशन, यानी XYZ एक तरह के मोशन में, यानी रोटेशन को अलावे जो होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, जहाँ पे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तो वहाँ पे स्यूडो फोर्स लगता था। इसी तरीके से कोरियोलिस फोर्स जो है स्यूडो फोर्स की तरह है, लेकिन अंतर बस यही है कि ये रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी जो चारों तरफ से सर्कुलर मोशन में हो, तो रोटेशनल मोशन में हो, उसके लिए लगता है। कब? जब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो। तो यूँ कहें, दिस इज़ लाइक अ स्यूडो फोर्स इन रोटेशनल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे यही लिखा है कि द कोरियोलिस फोर्स इज अ फिक्सियस फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन रिलेटिव टू द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम एंड टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू इट। मतलब ये कह रहा है कि मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती है किसके? उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो, जिसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये W दिख रहा है लेकिन ये है एक्चुअली ओमेगा, और V वेलोसिटी से पार्टिकल खुद उस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हो, आपको याद होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो कि कोरियोलिस फोर्स का एक वैल्यू आ गया, ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया कि -2m टाइम्स ब्रैकेट में ओमेगा क्रॉस, ओमेगा मतलब रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को, और क्रॉस V वेक्टर, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसी क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे जाएं तो ये बन जाएगा -2m ओमेगा V साइन थीटा और n कैप का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ओमेगा क्रॉस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है एक ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया है उस पार्टिकल का जो रोटेटिंग पार्टिकल में चल रहा है। ठीक है, और ओमेगा का एक डायरेक्शन होगा, तो ओमेगा क्रॉस V का जो डायरेक्शन आएगा वही n कैप हो जाएगा। और थीटा तो आपको मालूम ही है कि थीटा एंगल बिटवीन ओमेगा एंड V वेक्टर। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर दैट द कोरियोलिस फोर्स इज़ ज़ीरो कब होगा? जब या तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, यानी पैरेलल हो जाए ओमेगा और V वेक्टर, या थीटा की वैल्यू 180 यानी कि अपोजिट हो जाए। तो वही लिख रहा है कि ये 0 कब हो जाएगा? जब W और V इज़ 0, यानी इन दोनों में से भी कोई एक 0 हो जाए,
या इन दोनों में से कोई भी एक अपोजिट हो जाए या पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया। तो एक ये कंडीशन दिया है कि एक कंडीशन लिया है कि अगर यहाँ पे इट्स डायरेक्शन इज यानी कोरिलेस फोर्स हमेशा जो होता है W और V के परपेंडिकुलर होता है। कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होता है A और B दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो उसी तरीके से कोरिलेस फोर्स चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों का, तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब थीटा जब जीरो ले लिया तो W और V यहाँ पे या तो पैरेलल जो भी मैंने बोला या एंटी पैरेलल भी हो सकता है, तो कोरिलेस फोर्स जीरो हो गया। तो कोरिलेस फोर्स 3 कंडीशन में जीरो हो सकता है, या तो ओमेगा और V दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, या दोनों ही पैरेलल हो जाए, या दोनों ही एंटी पैरेलल हो जाए। ठीक है, और अगर π/2 यानी अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगा? कोरिलेस फोर्स इक्वल्स टू -2m ओमेगा V हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब एप्लीकेशन ऑफ कोरिलेस फोर्स, तो जैसा कि मैंने बोला कि न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ कोरिलेस फोर्स के बारे में ये समझने से पहले ज़रा हम ध्यान दें कि सीडो फोर्स क्यों आया था न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए। तो कोरिलेस फोर्स भी कब आता है? जब रोटेटिंग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर वो नॉन एक्सेलरेटिंग होता है तो उससे ये कोरिलेस फोर्स जो एक कृत्रिम फोर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? तो इसका एप्लीकेशन अब जैसे याद कीजिए कि हम एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे हम बैठे हुए हैं और कोई बच्चा साइकिल से जा रहा है, तो साइकिल से किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, मान लीजिए बाएं से दाएं तरफ जा रहा है आपके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे कि लीनियर मोशन है उसका, यानी एक ही दिशा में जा रहा है वो। लेकिन जब हम अर्थ से बाहर जब जाएंगे तो इमेजिन कीजिए अर्थ से बाहर जैसे ही जाते हैं, धरती से बाहर यानी अंतरिक्ष में जाएंगे, तो धरती तो खुद ही रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, तो जो स्पिन कर रही है, तो एक घूमते हुए चीज़ पे कोई चीज़ अगर लीनियर जा रहा हो, मान लीजिए ऐसे, अगर ये सर्कल हम ऐसे बना दें एक घूमते हुए चीज़, ठीक है, पे कोई चीज़ अगर ऐसे जा रहा है, तो जब वो घूम रहा होगा तो अगर वो चीज़ ऐसे जा रहा है घूमते वक्त, वो क्या ऐसे हो जाएगा, तो आपको दिखेगा ऊपर से कि वो भी घूम रहा है। यानी कि वो साइकिल वाला बच्चा जो जब आप धरती पर थे तो आप देख रहे थे कि बाएं से दाएं जा रहा है, वही बच्चा अब अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो यही कोरिलेस फोर्स का नतीजा है। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये भी हो सकता है, यानी एप्लीकेशन इसका। इसी तरीके से कोरिलेस फोर्स से हम पता करते हैं कि कोई भी विंड्स, क्या खासियत है कि कोई भी विंड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, विंड मतलब हवा का बहाव या तूफान जो भी कह लीजिए, एक डिफ्लेक्शन होता है टुवर्ड्स राइट जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी ज्योग्राफी में नॉर्थ के हेमिस्फेयर में अगर रहता है तो हमेशा वो किधर वो जाएगा, शिफ्ट होगा, वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में जो होता है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता है। इसी को फेरल्स लॉ बोलते हैं। कई सारे और एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इस वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं और इस तरीके से आप एप्लीकेशन ऑफ कोरिलेस फोर्स समझ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।